बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है लखनऊ में, जहां पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री जिलों में मौजूद रहेंगे और अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसमें आपको बता दें कि आज लखनऊ के अलावा फिरोजाबाद और प्रयागराज में भी शपथ ग्रहण समारोह है। इसके अलावा देवरिया, मुरादाबाद और सहारनपुर, अमेठी, झांसी, संभल में भी आज शपथ ग्रहण समारोह है। अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में आज शपथ दिलाई जाएगी। 13 मई को नतीजे आए थे और उसके बाद में अब आज ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। तो नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को आज शपथ दिलाई जाएगी। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज लखनऊ में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सभी मंत्री भी आज मौजूद रहेंगे, जिसमें लखनऊ, फिरोजाबाद, प्रयागराज, ये तमाम वो जगह जहां पर मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। इसके अलावा देवरिया, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमेठी, झांसी, संभल में भी आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में आज शपथ दिलाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ दिलाने के बाद ही सीधा अगर देखा जाए तो जिम्मेदारियां भी उसके बाद में मिल जाएंगी इन सभी को कि इनको आगे किस तरीके से काम करना है अगले 5 साल। तो लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में काफी बड़ा ये समारोह इस वक्त रखा गया है, जिसमें शहीदों की पत्नियों को भी बुलाया गया है, साथ ही पूर्व सैनिकों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहीं कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही ड्रेस कोड भी लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर ड्रेस कोड भी तय किया गया है। महिलाओं के लिए सिल्क की साड़ी और चिकन के सूट में वो इस कार्यक्रम में शामिल होती हुई नजर आएंगी और वहीं पुरुष जो है वो भगवा और सफेद कुर्ते में नजर आएंगे। तो दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री जिलों में मौजूद हैं, जहां अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सभी मंत्री इस वक्त मौजूद हैं और शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे, शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देवरिया, मुरादाबाद और सहारनपुर में भी शपथ ग्रहण का यह समारोह आज रखा गया है। तो शपथ ग्रहण का समारोह है। नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का आज शपथ ग्रहण होना है, जिसके बाद में वो अपनी जो पदभार है वो ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो 13 मई को नतीजे आए थे, उसके बाद में अब आज शपथ ग्रहण का ये समारोह आज रखा गया है। और इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी सबकी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां महाजनसंपर्क अभियान को लेकर अब जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। केंद्रीय मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को कानपुर, जालौन का जिम्मा दिया गया। इसके अलावा अकबरपुर, झांसी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा भी इस दौरान साथ में रहेंगे। वहीं मंत्री मीनाक्षी लेखी को आगरा, फतेहपुर सीकरी का जिम्मा दिया गया है। फिरोजाबाद और एटा लोकसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री मोहन यादव को सीतापुर, बहराइच, केसरगंज की जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा भी मोहन यादव के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं सांसद मनोज तिवारी को उन्नाव, मोहनलालगंज की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ और बाराबंकी लोकसभा की भी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन को अलीगढ़, हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास को डुमरियागंज, महाराजगंज की जिम्मेदारी, वहीं गोरखपुर और कुशीनगर की भी जिम्मेदारी वो संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को हमीरपुर, बांदा की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। फतेहपुर और कौशाम्बी की भी जिम्मेदारी पोखरियाल संभालते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई सबकी बड़ी खबर, जहां पर अभी सांसदों की जो जिम्मेदारियां हैं वो तय कर दी गई हैं। वो किस किस क्षेत्र में जाकर के महाजनसंपर्क अभियान करते हुए नजर आएंगे। तो जिम्मेदारियां अब सौंपी जा चुकी हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो 2024 का लोकसभा का चुनाव अब सर पर है, साल भर का भी वक्त अब नहीं बचा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा के साथ जमीनी स्तर पर उतरकर सभी जो उसकी पूरी टीम है उनको अब जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। गोरखपुर और कुशीनगर की जिम्मेदारी संभालते हुए रघुवर दास नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सांसद मनोज तिवारी को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हमीरपुर, बांदा की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। साथ ही फतेहपुर और कौशाम्बी की भी जिम्मेदारी रमेश पोखरियाल निशंक संभालेंगे।
और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज तूफानी दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें वो मैनपुरी और कानपुर दौरे पर रहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां मैनपुरी में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इस दौरान इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में कई वीआईपी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अनावरण के बाद में जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद में मैनपुरी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं दोपहर करीब 12:15 बजे चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां 12:20 से 1:35 तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है और उस बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो तूफानी दौरे पर है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पहले वो मैनपुरी जाएंगे, मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही कानपुर की बात करें तो नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है। साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा टर्मिनल से 16 गुना बड़ा है ये नया टर्मिनल जो कानपुर एयरपोर्ट पर बना है। वहीं प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम में 400 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। 400 यात्री एक साथ वेटिंग रूम में बैठ सकते हैं। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 50 यात्री ही वहां पर वेटिंग रूम में बैठ सकते थे। पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग में 150 वाहन और 2 बसें भी आ सकती हैं। 850 वर्ग मीटर में एक बड़ा शॉपिंग हॉल भी इस नए टर्मिनल में उपलब्ध है। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए स्पर्श पथ की भी सुविधा इस वक्त दी गई है। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है टर्मिनल भवन को लेकर के। इसके अंदर गर्मी नहीं आती, आवाज भी नहीं आती। साथ ही नया टर्मिनल भवन जो है 6243 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बना हुआ है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में आज नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षद आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री अपने अपने जिलों में वहां मौजूद रहेंगे। अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, जिसमें लखनऊ, फिरोजाबाद, प्रयागराज में शपथ ग्रहण का ये समारोह है। देवरिया, मुरादाबाद और सहारनपुर में शपथ ग्रहण समारोह। अमेठी, झांसी और संभल में भी आज शपथ ग्रहण समारोह है। अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में आज शपथ दिलाई जाएगी। तो शपथ ग्रहण का ये समारोह आज अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में आज ये शपथ ग्रहण समारोह है। जहां लखनऊ की अगर बात करें तो नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों का आज शपथ ग्रहण समारोह। दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री जिलों में मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण का ये समारोह है आज। अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। लखनऊ में भी तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में लखनऊ में ये पूरा शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो शुरू होने जा रहा है। और लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर शहीदों के परिवार वालों को भी बुलाया गया है, साथ ही पूर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है, जिनके लिए इस पूरे कार्यक्रम की जो पहली पंक्ति है उसी में उनके लिए सीटें भी रिजर्व की गई हैं, ताकि उन्हें वहां पर सम्मानित भी किया जा सके। तो ऐसे में बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में भी आयोजित किया जा रहा है। और लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर ड्रेस कोड भी रखा गया है। महिलाओं के लिए सिल्क की साड़ी और चिकन के सूट ये ड्रेस कोड रखा गया है। वहीं पुरुषों की अगर बात करें तो उनके लिए भगवा और सफेद कुर्ता ये ड्रेस कोड रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जगह पर यह शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। 13 मई को नतीजे आए थे नगर निकाय के, जिसके बाद में आज महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं मेरठ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अतुल, मेरठ में किस प्रकार की तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर और कौन से मंत्री इस शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षालय है, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। और उसी के साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मेरठ में जो नवनिर्वाचित महापौर हैं हरिकांत अहलूवालिया, वो कुछ देर में पहुंचेंगे। मंत्रियों की बात की जाए तो राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर, धर्मपाल सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रभारी मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, पंकज सिंह पहुंचेंगे। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षद है या फिर जो विपक्ष के जीते हुए पार्षद है उनका पहुंचना शुरू हो गया है।
लगातार देखा जाए तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो महापौर हरिकांत अहलूवालिया को कमिश्नर सैलबा कुमारी जे शपथ दिलाएंगी। उसी के साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जीते हुए पार्षद हैं उनका पहुंचना शुरू हुए, यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जो प्रतीक्षा है कुछ देर बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह चलेगा और उसी के बाद देख सकते हैं कि जो पार्षद हैं उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो महापौर है वो सामने बैठेंगे। राज्य मंत्री सुनील भराला यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसी के बाद सोमेंद्र तोमर हैं, विधायक अमित अग्रवाल हैं और उसी के साथ साथ जो मेरठ की वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। उसी के साथ साथ लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को काफी बेसब्री से इंतजार था हर प्रत्याशी को, क्योंकि नगर निगम की कमान संभालने के लिए पहले शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार था और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो पार्षद है जो है वो अपना काम शुरू करेंगे। नगर आयुक्त यहाँ पर अमित पाल शर्मा और सोमेंद्र तोमर देख सकते हैं कि यहाँ मंच पर नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर पार्षद इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब शपथ ग्रहण समारोह उसका स्टार्ट होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आज से इन सभी नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं, महापौर हैं, इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अपने काम के प्रति। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो पार्षद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, सभी पार्षद यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार जो यहाँ मंत्री हैं उनसे बात करने के प्रयास करते हैं, उसके बाद में जो यहाँ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को आज यहाँ पर महापौर जी अतुल फिलहाल हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर हैं, बात करेंगे आज शपथ ग्रहण समारोह में। सोमेंद्र जी, आज शपथ ग्रहण समारोह है, क्या मानते हैं कितने पार्षद आपके हैं वर्तमान की अगर बात की जाए, जूनियर पार्षद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरठ की सरकार बनी है, मैं हरिकांत अहलूवालिया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा और सभी सभासद हमारे ही हैं और मेरठ के विकास के लिए, मेरठ को आगे बढ़ाने के लिए सभी आगे बढ़ेंगे। शहर की सरकार का ताज आप पे सर बंधा है। लगातार देखा जाए मथन कहा जाता था कि आज तक प्रदेश में जिसकी सरकार है उसका कभी भी मेरठ में मेयर नहीं बना है, अब की बार ये मिथक टूटा है और उसी के साथ साथ प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश का भी मिथक टूटा था। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मेयर के प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया जी, और मैं कह सकता हूँ कि सरकार की नीतियों के द्वारा जो जन तो हमारे हमेशा हम लोग काम किया है, ये उसी का परिणाम है। ठीक है, देवतुल्य मेरठ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ट्रिपल स्पीड के साथ काम करेगी। देखिए, मेरठ से जो महापौर है हरिकांत अहलूवालिया, भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो इस वक्त जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है उस मंच पर हम मौजूद है और यहीं पर वो हरिकांत अहलूवालिया है जो इस वक्त शपथ लेने जा रहे हैं। आज की अगर बात की जाए महापौर की शपथ लेने के लिए मेरठ में आइए प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां बीबीजी में हो रहा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स उद्घाटन में पहुंचे सिंगर कैलाश खेर ने बदतमीजी की है। बीबीजी मैनेजमेंट पर गायक कैलाश खेर भड़कते हुए नजर आए हैं। कैलाश खेर ने खेलो इंडिया गेम्स का भी उपहास उड़ाया है। मंच से कैलाश खेर ने सबको भला बुरा कहा। कैलाश खेर ने लखनऊ वालों को तमीज सीखने की नसीहत दी है। तमीज सीखो, मुझे इतनी देर इंतजार कराया, ऐसा कहना है कैलाश खेर का। तो ये बदतमीजी पूरी इस वक्त सामने आई कैलाश खेर के। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे थे। कैलाश खेर ने कहा कि किसी को काम करने का तरीका नहीं मालूम है, बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोल जाएंगे, ऐसा कहना है कैलाश खेर का। किस तरीके से बदतमीजी उन्होंने की है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कहा है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल कैलाश खेर के इस व्यवहार से लखनऊ के लोगों में काफी नाराजगी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उद्घाटन समारोह में कैलाश खेर पहुंचे थे और वहां की ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने वहां पर, किस तरीके से बदतमीजी की, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल इसी बीच इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं वो भाग ले रहे हैं। बड़े पैमाने पर छात्र लखनऊ पहुंचे हुए हैं। हालांकि इस दौरान अलग अलग जो खेल हैं, जो 24 तरीके की विधाएं हैं, उसमें खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें कल उद्घाटन समारोह था। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में गए थे। हालांकि कैलाश खेर जो कि गायक हैं बॉलीवुड के, उनको इस पूरे कार्यक्रम में
रंगारंग कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको जो समय निर्धारित था वो समय उस नहीं मिल सका, क्योंकि उस समय बहुत सारे अन्य कार्यक्रम चल रहे थे, कई स्पीचेस थी और जो उद्घाटन सेरेमनी थी उस दौरान के कई आयोजन थे, जिस वजह से उनको वो निर्धारित समय नहीं दिया जा सका जिस समय पर उनको अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देनी थी। हालांकि उसके बाद जब वो मंच पर आए तो वो काफी भड़क गए। उस दौरान उन्होंने बहुत सारा भला बुरा आयोजकों को भी कहा, साथ ही साथ वहां पर मौजूद लोगों को भी कहा। उन्होंने कहा कि वो जो समय उनको निर्धारित था वो समय नहीं दिया गया, उनके समय को बर्बाद किया गया, उनके समय की कीमत नहीं समझी गई। जो लोग वहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, ये उनकी गलती है कि किसी को बुलाकर इस तरीके से करना और उनके समय को बर्बाद करना। अगर वो बोलने पर आएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो बोल सकते हैं। हालांकि जो लोग वहां पर प्राइवेट गनर्स बाउंसर्स के साथ आए थे उन पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि लोग उनको लेकर चल रहे हैं लेकिन उनको तमीज नहीं है, उनको तमीज नहीं मालूम है। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने खेलो इंडिया के मंच पर कही। हालांकि थोड़ा समझाने बुझाने के बाद वो माने और उसके बाद कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जो तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से गायक कैलाश खेर भड़क गए और उन्होंने किस तरीके से भला बुरा आयोजकों से लेकर मौके पर मौजूद लोगों को भी कहा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इसके। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां शौचालय व्यवस्था की बदहाली पर डीएम ने संज्ञान ले लिया है। आधे अधूरे बने शौचालयों की प्रमुखता से खबर न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाई थी, जिसके बाद में अब इसका बड़ा असर देखने को मिला। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को सीधे तौर पर सख्त निर्देश दे दिए और कहा है कि हर एक पात्र व्यक्ति को शौचालय व्यवस्था का लाभ मिले। 30 जून तक हर घर शौचालय का लक्ष्य पूरा करें। डीएम की तरफ से सीधे तौर पर ये आदेश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी मुख्यालय पर ही रात्रि विश्राम भी करें। तो अधूरे पड़े शौचालयों को लेकर के न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया था, जिसका सीधा असर इस वक्त देखने को मिला है। वहीं देश की सबसे तेज गति की ट्रेन में शुमार वंदे भारत की सौगात अब क्रांति धारा मेरठ को भी मिल गई है। रेल मंत्रालय के आदेश के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून तक संचालित की जाएगी और इसका स्टॉप मेरठ में भी दिया गया है। इसी क्रम में आज वंदे भारत का शुभारंभ होने पर मेरठ में जोरदार स्वागत किया गया और मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 7 बजे देहरादून से रवाना हुआ करेगी और 4.5 घंटे का सफर तय करने के बाद करीब 11:19 पर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर पहुंच जाएगी। वहीं यूपी के डीजीपी आरके विश्वकर्मा कानपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कमिश्नर ने बुके देकर डीजीपी को सम्मानित किया। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद आरके विश्वकर्मा ने कहा कि काशी, अयोध्या, मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत से ज्यादा दर्शनार्थी आ रहे हैं और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। कानपुर पुलिस को नया मुख्यालय की बिल्डिंग भी जल्द मिलेगी। एक्सपेक्टेशन बहुत फास्ट रिस्पांस की है। वो इमीडिएटली चाहती है कि 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए और जो साइंटिफिक तरीके से किसी घटना की इन्वेस्टिगेशन हो उसको करे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी 112 की PRV 3500 राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहती हैं। फोरेंसिक लैब्स बहुत शानदार हम लोगों ने हर रेंज में बनाया हुआ है। कुछ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसको इमीडिएटली एनालिसिस की जा सके और गिरफ्तारी की जा सके और मुलजिमों को न्यायालय में सज़ा दिलाई जा सके। तो इस संबंध में हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसमें पब्लिक सुधार चाहती है और हम भी कोशिश करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनकी सेवा करने के लिए है। और अगली खबर है पीलीभीत से, जहां पर डीएम और एसपी ने जिला जेल का निरीक्षण किया। जेल के अस्पताल, खाने की जगह और बैरक का पूरा निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि किशोर बैरक और महिला बैरक का जायजा लिया गया डीएम की तरफ से। डीएम ने कैदियों से बात करके उनकी परेशानियों को भी जाना। तस्वीर भी आपको दिखा रहे, जहां पर एक्शन में डीएम और एसपी इस वक्त नजर आ रहे। किशोर बैरक और महिला बैरक का निरीक्षण किया। पूरी जेल का निरीक्षण करते हुए नजर आए डीएम और एसपी। इस दौरान जो कैदी वहां पर बंद हैं उनसे भी बातचीत की, उनकी परेशानियों को जाना कि किस प्रकार से उनको परेशानियां हो रही हैं।
खबर बुलंदशहर के सियाना तहसील से है, जहां तहसील में करप्शन और अवैध वसूली के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने तहसीलदार पर करप्शन का भी आरोप लगाकर शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी और तहसीलदार को हटाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि अगर तहसीलदार को नहीं हटाया गया तो जिले भर में आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने तहसील स्थल से धरना समाप्त कर दिया है। अगली खबर भी बुलंदशहर से, जहां पर लाउडस्पीकर को लेकर बुलंदशहर में अब कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे लोगों पर सीधे तौर पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने लाउडस्पीकर भी उतरवाए। मानकों के विपरीत प्रदूषण फैला रहे लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें कि 3 धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जहां तेज आवाज में अजान और आरती कराने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। उप निरीक्षक ने पहासू थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पहासू के गांव त्योरी में मानकों के विपरीत लगे थे ये तमाम लाउडस्पीकर, जहां पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में कल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसको लेकर सख्त नजर आए थे। उन्होंने अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए थे कि कहीं से भी लाउडस्पीकर की आवाज नहीं आनी चाहिए और उसके बावजूद भी आवाज क्यों आ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि ये लाउडस्पीकर जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, जिसके बाद में ये असर देखने को मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश का। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर ताबड़तोड़ 3 घटनाएं पुलिस के लिए इस वक्त पहेली सी बनी हुई है। मेरठ के देहात क्षेत्र में लूट, डकैती और हत्या की वारदात सामने आई। ताबड़तोड़ घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। थाना मवाना क्षेत्र के दिन दहाड़े 15 लाख की लूट की गई है, जहां थाना मुंडाली क्षेत्र में परिवार को बंधक बनाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। थाना फलावदा क्षेत्र में हत्या की गई और आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत के मामले में आज सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए दी अंतरिम जमानत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे 6 हफ्ते की मंजूरी इस वक्त मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन लगातार जमानत मांग रहे थे और इस बीच ये हवाला भी दिया गया था कि जेल में रहकर के उनका वजन भी करीब 35 किलो उनका वजन कम हो गया है। यह हवाला भी दिया गया था और फिलहाल अभी स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के आधार पर ही 6 हफ्ते की जो अंतरिम जमानत है वो इस वक्त मंजूर की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी और ये जमानत उनकी मंजूर कर ली गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो चूंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, लगातार उनकी ओर से जमानत याचिकाएं सुप्रीम अलग अलग कोर्ट्स में जो है वो डाली जा रही है। लेकिन आज कहीं न कहीं जो पूर्व मंत्री थे दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन, अभी फिलहाल जेल में बंद हैं, उन्हें कहीं न कहीं बड़ी राहत जरूर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा है कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी किसी भी तरीके से बयान नहीं देंगे। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर से वो बाहर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जमा करानी होगी। तो फिलहाल करीब 1 साल हो गया जब से दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अब इस पूरे मामले में 11 जुलाई को उनकी सुनवाई होगी। तो अब देखना होगा कि 11 जुलाई को जब सुनवाई होती है तो कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला देता है। फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।